हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 9। ध्रुति ने उसके हाथ को अपने कमर से हटाया और उसे कोट पहनाते हुए बोली, अभी तो बस चिंगारी निकली है, आगे आके देखिए होता है क्या। और उसके गालों पे किस करके वहां से भागते हुए चली गई और उसके पीछे काव्यांश भी चला गया। उसे भागता देख काव्यांश बोला, धीरे हुक्मरानी सा। ध्रुति ने उसे पलटकर देखा और हाँ में सिर हिलाकर धीरे धीरे चलने लगी। सारे एम्प्लॉय ध्रुति को देख रहे थे क्योंकि वो पहली लड़की थी जो हुकुम सा के केबिन से ऐसे हंसते हुए आ रही थी। काव्यांश ने एक नजर सबको देखा तो सब अपना अपना काम करने लगे। काव्यांश मीटिंग रूम में चला गया और ध्रुति लिफ्ट से नीचे चली गई। नीचे जाते ही उसे एक लड़के ने पकड़ लिया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, हुकुम सा तुम जैसे गंवार लड़की से शादी करे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी वहां जितने भी लड़कियां थी उन्होंने ध्रुति को घेर लिया। ध्रुति ने अपनी आंखें घुमाई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हुकुम सा ने मुझसे शादी क्यों की ये बात मैं तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। और मुझे नहीं लगता कि हुकुम सा तुम सबको यहाँ फ्री की सैलरी देते हैं, तो जाओ और अपना काम करो। वो लड़की जिसने ध्रुति को पकड़ा था उसका नाम पूजा था, जो उन एम्प्लॉय की हेड थी जिनका काम ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय की डिटेल्स और ऑफिस में आने जाने वाले लोगों की डिटेल्स देखती थी। पूजा ध्रुति से, अरे वाह, तेवर तो देखो महारानी के। ध्रुति ने उसे देखा और कहा, अगर तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो कसम से कह रही हूँ मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। पूजा, देखो तो हुक्मरानी सा हम पर हुक्म चला रही है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वहां काव्यांश का खास आदमी राका आता है, जो ध्रुति के बाहर ना आने पर उसे देखने आया था, क्योंकि काव्यांश ने उसे ऑर्डर दिया था ध्रुति को महल पहुंचाने के लिए। राका ने वहां जाकर सबको साइड कर दिया और ध्रुति को प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम हुक्मरानी सा, हुकुम सा ने आपको महल छोड़ने के लिए कहा है। ध्रुति ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से जाने लगी। पूजा उसके जाते ही बोली, निकल गई हाथ से। ध्रुति जाकर कार में बैठ जाती है। राका ध्रुति को लेकर महल जाता है। ध्रुति मन में बहुत कुछ चल रहा था। क्या रानी माँ उसे पहचानती है या नहीं? अगर नहीं तो उन्होंने हमारे होते हुए हुकुमसा के दूसरी शादी के बारे में कैसे सोचा? और मैं नहीं होती तो क्या हुकुमसा दूसरी लड़की से शादी करते? ध्रुति जैसे महल पहुंच जाती है वो जल्दी से कार का डोर ओपन करके भागते हुए अंदर जाती है। अंदर दादा, दादाजी, दादी और मीनाक्षी बैठे थे। उन्हें देखते ही ध्रुति भागते हुए जाकर मीनाक्षी के गले लग जाती है और जोर से रोते हुए बोलती है, रानी माँ, रानी माँ। मीनाक्षी ध्रुति को रोता देख डर जाती है और उसके कसकर गले लगाते हुए बोलती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रानी माँ, आपको भी सब पता था ना हमारे बारे में? ध्रुति की बात सुन मीनाक्षी के आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, हाँ बेटा, हमने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन जब आप हमें मंदिर में दिखी तो हमने आपके बारे में पता लगवाया। दादी और दादाजी उन दोनों को देख रहे थे। दादी बोली, बहू ये तुम क्या बोल रही है? रानी माँ तो तुम्हें हमारी। दादी ने बात आधी छोड़ दी और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ध्रुति को देखने लगी, फिर मीनाक्षी को देखने लगी। मीनाक्षी ने उन्हें हाँ में गर्दन हिलाकर इशारा किया, जिसे देख दादी बोली, मतलब ये हमारे काव्य की बिंदड़ी है? लेकिन ये तो। ध्रुति उनके पास गई और बोली, माँ पापा हमें छोड़कर चले गए दादी। दादी ने ध्रुति के सिर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम सब है ना यहाँ। ध्रुति ने उन्हें हाँ कहा और उनसे बातें करने लगी। तभी वहां तन्वी और उसकी माँ आ गई। तन्वी ने ध्रुति को देख अपना मुंह बना लिया और सोफे पर बैठ गई। ध्रुति अभी भी दादी के साथ बैठी थी। जो शाम हो गई थी इसलिए मीनाक्षी जी ने सबके लिए चाय बनाने के लिए कहकर सब गार्डन में चले गए। शादी के बाद ध्रुति पहली बार गार्डन में आई थी। गार्डन के बीचों बीच बड़ा सा कॉफी टेबल था और बैठने के लिए सोफा और चेयर थी। सब बैठकर कॉफी पी रहे थे। ध्रुति बहुत खुश थी। सालों बाद उसे वो सब लोग मिले थे जो उसके दिल के बहुत
पास थे। मीनाक्षी धृति से पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसे समय ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुप ही रही। दादाजी ने धृति से कहा, तो अब हमारे आंगन में किलकारियां कब गूंजने वाली है? उनकी बात सुन धृति शर्मा जाती है। उसी वक्त उनके पीछे से आवाज आती है, दादी, दादू, आपको पोता बहू अगर कुछ टाइम अपने पति के साथ बिता दे तो शायद कुछ हो जाए। और धृति को देखने लगता है। ये आवाज काव्यांश की थी, जो सबको बाहर देख वही आ गया था। धृति ने काव्यांश को देखा और बुरा सा मुंह बना दिया, जिसे देख काव्यांश ने धृति को अपने एक आईब्रो ऊपर करके देखा और अंदर आने का इशारा किया, जिसे देख धृति ने उसे ना में गर्दन हिलाकर ना आने का इशारा किया। उन दोनों को इशारा करता देख मीनाक्षी जी ने धृति से कहा, जा बेटा, काव्य को कुछ चाहिए तो दे आ। उनकी बात सुन तन्वी बोली, रानी सा, हम जाते हैं ना हुकुम, रानी सा को बैठने दे आप। तन्वी की बात सुन सब तन्वी को देखने लगे। धृति उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी, जिसे देख काव्यांश ने तन्वी से कहा, ठीक है चलो। उसका इशारा मिलते ही तन्वी झट से खड़ी हुई और काव्यांश के साथ जाने लगी, जिसे देख धृति अपनी जगह से नहीं उठी और थोड़ा जोर से बोली, माँ, हम सोच रहे हैं थोड़े दिन एरी के साथ रह लेंगे और 2 दिन बाद हमें मुंबई जाना है। एक केस आई है माँ, तो हम निकलते हैं। जाने से पहले मैं आप सबसे मिलने आ जाऊंगी। धृति की बात सुन काव्यांश जो धृति के मजे ले रहा था, वो झट से रुक गया। एक वापस जाकर सोफे पर बैठ गया और धृति को देख मीनाक्षी जी से बोला, माँ, हमारी पीठ दुख रही है, मैं धृति को लेके जाता हूँ, जरा चेक करके दवाई दे दे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। और अपने पीठ को हाथ से रब करने लगता है। धृति मीनाक्षी जी के कान में धीरे से बोली, माँ, पहले तो ऐसे नहीं थे ये ना, अब देखो कैसे कर रहे हैं। मीनाक्षी जी उसकी बात सुन हंसने लगती है और बोलते हैं, हे वो सिर्फ हमारे सामने ही शरीफ बन रहे हैं, नहीं तो अब तक वो आपको उठा के ले जा चुके होते। धृति उन्हें हल्का सा धक्का देते हुए बोलती है, क्या माँ आप भी? मीनाक्षी जी उसके माथे पर किस करते हुए बोलते हैं, ऐसे ही हंसते रहिए, 2 दिन से कैसे गुमसुम थे। उन दोनों को ऐसे चुपके चुपके बातें करते देख काव्यांश धृति का हाथ पकड़कर बोला, आज भी आप हमारी बुराई कर रही है ना आप? धृति ने उसे मुंह फुल इग्नोर किया और वहां से जाते हुए एक नजर मीनाक्षी जी को देखा और वहां से चली गई। काव्यांश भी धृति के पीछे चला गया। तन्वी और उसकी माँ भी कुछ काम है कहकर रूम में चली गई, जहाँ पहले से ही उसका भाई और पापा थे। तन्वी गुस्से से अपना फोन बेड पर फेंक देती है और बोलती है, माँ, इस औरत ने तो हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब हम क्या करें? अगर काव्यांश हाथ से चला गया तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, पहले इस धृति को हमारे बीच से निकालना होगा, तभी हम इस रियासत पर हुकूमत चला पाएंगे और तुम बनेगी इस राजस्थान की हुक्मरानी साहब। तन्वी, मुझे नहीं लगता उस गवार को हटाना इतना आसान है। उनकी बात सुन कुश बोला, वो कोई गवार नहीं है, टॉप हार्ट सर्जन है वो, और डॉक्टर भी। लेकिन कोई बात नहीं, वो शिकार मेरा है, इसलिए उसे मैं देख लूंगा। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं। धृति जैसे ही महल के अंदर जाती है, काव्यांश उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपने गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों से अपने कमरे में चला जाता है। धृति काव्यांश के गले में अपने दोनों बाहें डालकर काव्यांश को देख रही थी। काव्यांश धृति को बेड पर बैठा देता है और अपने दोनों हाथ उसके साइड में रख उसे घेर लेता है और उसे डेविल स्माइल देके बोलता है, हाँ तो क्या कह रही थी आप हुक्मरानी सा? धृति उसकी स्माइल देख एक पल के लिए डर जाती है और बेड पर पीछे की ओर खिसकते हुए बोलती है, हम नहीं तो कुछ भी तो नहीं। काव्यांश धृति का एक पैर पकड़कर उसे अपने ओर खींच लेता है और उसके होठों के एकदम पास जाकर उसके आंखों में देख बोलता है, जिससे धृति के होठों से काव्यांश के होठ बोलते समय एक दूसरे से छू रहे थे। हर शाम से तेरा इजहार किया करते हैं और ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। दीवाने हैं हम तेरे, जो हर वक्त तुमसे मिलने का इंतजार किया करते हैं। धृति काव्यांश की बात सुन थोड़ी नॉर्मल होती है और उसकी तरफ एक नजर देखकर उसके होठों को चूमने लगती है। धृति के इस एक्शन पर काव्यांश थोड़ी देर धृति को देखता है, फिर वो भी धृति के किस का रिस्पॉन्स देते हुए अपना एक पैर
घुटना बेड पर रख ध्रुति के ऊपर झुकने लगता है, जिसे महसूस कर ध्रुति काव्यांश के टाई को पकड़ लेती है और धीरे धीरे बेड पर लेट जाती है। काव्यांश बिना किस ब्रेक किए अपना कोट उतार देता है और ध्रुति को बहुत अग्रेसिवली चूमने लगता है, जिस कारण ध्रुति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ध्रुति को सांस ना आती देख काव्यांश उसके होठों से अपने होठ थोड़ा दूर कर देता है। ध्रुति गहरी गहरी सांस लेते हुए बोलती है, ऐसे कौन किस करता है? क्या मैं आपको कोई मिठाई लगती हूँ? काव्यांश उसे देख हल्के से स्माइल करके हाँ में गर्दन हिलाता है और बोलता है, क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा है हमारा किस करना? ध्रुति ने उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, नहीं, आप बहुत बुरे हैं हुकुमसा, और बहुत बेशरम भी। काव्यांश उसके होठों पर पिक करते हुए बोला, इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, बस इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा, चाहे तारीफ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए। ध्रुति उसकी बात सुन बोली, अजी नाम में क्या रखा है, जुबान से तो वही निकलेगा जिसका जिक्र हमारे दिल में है। तारीफ आपकी क्या ही करे जब दर्द ही हमें हमारे इश्क ने दी। इतना बोल ध्रुति की आंखों से आंसू की एक लकीर उसके गालों पर खींच जाती है। काव्यांश ध्रुति की बात सुन कुछ नहीं बोलता और उसके ऊपर से उड़ जाता है और वहां से सीधा बाथरूम में चला जाता है। काव्यांश के जाते ही ध्रुति बेड पर ठीक से बैठ जाती है और एक गहरी सांस लेकर बोलती है, भूलना तो हम सब चाहते हैं हुकुमसा, लेकिन आपके दिए जख्म भले ही हमारे जिस्म पर ना हो, लेकिन दिल पे बहुत गहरे हैं। आपका ये सनकीपन पता नहीं हमें और क्या क्या दिखाने वाला है, लेकिन हम भी अब आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए सब बोलकर आपको एक मौका तो देना ही पड़ेगा। ध्रुति उठकर रूम से बाहर चली जाती है। उसे रास्ते में तन्वी मिल जाती है। ध्रुति उसे इग्नोर कर आगे निकलने लगती है तो सामने से उसे कुश घेर लेता है। कुश उसे देखकर बोला, हुकुम रानी साहब, आपको नहीं लगता आपकी की जवानी वेस्ट हो रही है? थोड़ी हमें भी तो इसके मजे उठाने दो। ध्रुति उसे के बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख कुश ध्रुति का हाथ पकड़ लेता है। कुश के ऐसे बिहेव से ध्रुति गुस्से से भर जाती है और पलटकर कुश के मुंह पर जोरदार तमाचा मार देती है। ध्रुति के थप्पड़ मारते ही कुश ध्रुति का हाथ छोड़ देता है और अपने गाल पर हाथ रख देता है। तन्वी ध्रुति को गुस्से में देखती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को थप्पड़ मारने की? ध्रुति ने उसे घूर कर देखा और कहा, वहां से चली गई। तन्वी ध्रुति को जाता देख गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बोली, यू बीच, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुश अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, कब तक भागेगी, कभी तो हाथ लग ही जाएगी और दिन भी जल्दी ही आएगा। ध्रुति के जाते ही थोड़ी देर में काव्यांश भी रूम से बाहर आता है। उसे बाहर आता देख तन्वी अपने आप को ठीक करती है और काव्यांश को देख बोलती है, हुकुम सा। काव्यांश उसे एक नजर भी नहीं देखता और वहां से सीधा नीचे मीनाक्षी जी के पास जाता है। मीनाक्षी जी उसे बैठने को बोलती है, फिर उसे बोलती है, क्या सोचा है तुमने बहू के बारे में? काव्यांश उनको देखते हुए बोला, अभी नहीं माँ, अभी वो इन सब के लिए तैयार नहीं है। ध्रुति जो वहां बैठकर उनकी बातें सुन रही थी, वो बोली, हमने कब मना किया, हम सब के लिए तैयार है। उसकी बात सुन काव्यांश उसे देख एक डेविल स्माइल देता है। ध्रुति को समझ नहीं आया तो उसने मीनाक्षी जी को देखा और बोली, जोधपुर। जोधपुर का नाम सुनते ही ध्रुति झट से अपनी जगह पर से उठ जाती है और मीनाक्षी जी को देख बोली, क्या 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 मतलब माँ? मीनाक्षी ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और शायद उन्हें खबर मिल भी गई होगी। ध्रुति रोते हुए बोली, हम नहीं जाएंगे माँ, वो लोग बहुत बुरे हैं, हम नहीं जाएंगे। काव्यांश ध्रुति को पकड़ लेता है और उसे रूम में लेके जाता है। ध्रुति ने काव्यांश को कसकर पकड़ रखा था। काव्यांश ने ध्रुति को रूम में ले जाकर बैठा दिया। ध्रुति ने उसे देखा और बोली, क्या सच में आप भी हमें? काव्यांश ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया और बोला, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको हमसे दूर कर दे। काव्यांश ध्रुति को शांत कराता है। ध्रुति कुछ देर बाद खुद को संभालती है और एक गहरी सांस लेकर बोलती है, हम ठीक है। काव्यांश उसके माथे पर किस करता है और जैसे ही दूर होने लगता है, ध्रुति उसके पास जाकर उसके गर्दन पर अपने होठों से सहलाने लगती है, जिससे काव्यांश की पकड़ ध्रुति पर कस जाती है। ध्रुति उसके गर्दन से होते हुए कानों तक पहुंच जाती है और उसके कान पर काट लेती है।
ध्रुति के ऐसा करने पर काव्यांश पूरी तरह से सिहर जाता है और वो जैसे ही ध्रुति को किस करने वाला हो था, ध्रुति वहां से निकल जाती है और दरवाजे के पास जाकर बोलती है, आग तो लगेगी लेकिन बुझेगी नहीं। इतना कह ध्रुति हंसते हुए वहां से चली जाती है। ध्रुति के जाते ही काव्यांश बेड पर पीठ के बल लेट जाता है और अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रख देता है और सीलिंग को देखते हुए बोलता है, हुक्म रानी सा, हुक्म रानी सा। फिर अपने चेहरे पर सनक भरी स्माइल लाते हुए बोलता है, आग तो आपने लगा ही दी है, अब बुझानी तो आपको ही पड़ेगी। इतना बोल वो भी नीचे चला जाता है। डिनर टेबल पर सब बैठकर खाना खा रहे थे। ध्रुति और काव्यांश साथ में बैठे थे। दादाजी काव्यांश से, खाना खाने के बाद स्टडी रूम में आ जाना। काव्यांश उन्हें देख हाँ में गर्दन हिलाता है। खाना खाने के बाद ध्रुति अपने रूम में चली जाती है और काव्यांश दादाजी के और अपने पापा के साथ स्टडी रूम में जाता है। दादाजी काव्यांश से, तो अब आपने क्या सोचा है? काव्यांश ने कहा, हम कल सब गांव वालों को बुलाने वाले हैं और उनसे विचार विमर्श करके पता लगवाएंगे उन्हें किस किस चीज की जरूरत है। उसके हिसाब से हम काम करेंगे और हॉस्पिटल तो हमारे यहाँ है। हम ध्रुति से बात करके पता लगवाएंगे वहाँ सब कैसा है। उस हिसाब से थोड़ा हॉस्पिटल में भी उन चीजों की व्यवस्था करवाते हैं। मैंने क्रूज से कहा है वो सब देख लेगा। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद काव्यांश स्टडी रूम से बाहर आता है। तभी उसे मीनाक्षी जी मिलती है। मीनाक्षी जी काव्यांश से, काव्य, कल हमने आपके और भवी के लिए पूजा रखवाई है मंदिर में, तो कल आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं और सुबह जल्दी तैयार हो जाइए। काव्यांश अपनी माँ से, जी माँ, हम हो जाएंगे तैयार। मीनाक्षी जी, ठीक है, अब आप जाइए। काव्यांश अपने रूम में आता है। उसे ध्रुति कहीं भी नहीं दिखाई मिलती। वो उसे पूरे रूम में देखता है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है। काव्यांश जब देखता है तो बस देखता ही रहता है। ध्रुति ने एकदम प्लेन साड़ी पहनी थी और उसका ब्लाउज एकदम डीप था और पीछे से दो डोरी के सहारे बंधा हुआ था। आगे का गला भी थोड़ा डीप था जिससे उसकी क्लीवेज दिख रही थी। उसने अपनी सारी कमर से थोड़ी नीचे पहनी थी जिस कारण उसकी कमर और पेट बहुत दिख रहा था। ऊपर से पेट पर वो डायमंड। ध्रुति ने अपनी सारी पिनअप नहीं की थी। उसने अपने बालों को एक गांठ मार रखी थी। गले में छोटा सा मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। ध्रुति को ऐसे देख काव्यांश के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे चल के ध्रुति के पास आ गया और उसके कमर को पकड़कर अपने आप से चिपकाते हुए बड़ी कामुक आवाज में बोला, हुकुम रानी साहब, आपको नहीं लग रहा है आप आग में घी डालने की कोशिश कर रही हैं? ध्रुति ने उसके गले में अपने दोनों बाहें डाली और बोली, जी नहीं, हम तो तेल डाल रहे हैं जिससे आपके अंदर लगी आग को और भड़काए। काव्यांश ध्रुति का ऐसा कहने पर उसके आंखों में देखता है और बोलता है, तो आप आग बुझाने के लिए रेडी भी रहिए। ध्रुति उसे कुछ नहीं कहती तो काव्यांश ध्रुति के कमर को अपने एक हाथ से सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से ध्रुति के बालों को पकड़ लेता है। फिर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। उसकी किस बहुत ही पैशनेट और वाइल्ड थी। ध्रुति अपने हाथों को काव्यांश के बालों को पकड़ लेती है। काव्यांश बिना किस ब्रेक किए ध्रुति को पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से सटा देता है और उसके साड़ी के पल्लू को निकाल देता है। फिर उसके प्लेट्स को खींच कर निकाल देता है। फिर उसके एक पैर को पकड़कर अपने कमर पर लपेट देता है जिससे ध्रुति के और पास आ जाता है और थोड़ी देर किस करने के बाद काव्यांश ध्रुति को छेड़ देता है और उसके गर्दन पर अपने होठ रख देता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। काव्यांश के ऐसा करने पर ध्रुति एकदम से सिहर जाती है। काव्यांश ध्रुति के गर्दन पर वाइडली किस करने लगता है जिसे महसूस कर ध्रुति की सिसकारियां निकल जाती है। ध्रुति के मौन करने से काव्यांश और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ध्रुति के और कसकर पकड़ लेता है। थोड़ी देर चूमने के बाद काव्यांश ध्रुति से थोड़ा अलग होता है और उसे अपने गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। ध्रुति को काव्यांश जैसे ही बेड पर सुलाता है, ध्रुति वहां से हट जाती है और काव्यांश को देख बोलती है, बस आज इतना ही। ध्रुति की बात सुन काव्यांश अपने आईब्रो आपस में जोड़ लेता है और ध्रुति को देख बोलता है, मतलब क्या है आपका हुक्म रानी सा? ध्रुति उसे देख एक प्यारे से मुस्कान ले कहती है, यही कि अब हम थक गए हैं, हमें सोना है और सुबह जल्दी उठना है।
काव्यांश ध्रुति को देखता है और उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है और बोलता है, अच्छा तो आप हमें उकसा रही हैं। काव्यांश की बात सुन ध्रुति उसके गाल पर बाइट करके बोलती है, जी नहीं, हम बस आग लगा रहे थे। फिर काव्यांश को धक्का देकर बेड पर खड़ी हो जाती है और अपने बाल खुले छोड़ देती है और काव्यांश की तरफ अपनी पीठ करती हुए गाना गाने लगती है। अपनी कमर को हिलाकर अपने एक हाथ से साड़ी के बालों को समट लेती है और अपना दूसरा हाथ कमर पर रख कमर हिलाते हुए अपना सिर एक साइड करके काव्यांश को देखती है। फिर काव्यांश की ओर घूमकर आगे से थोड़ा झुककर अपना एक पैर आगे करती है, जिससे ध्रुति की पूरी क्लीवेज दिखती है। ध्रुति झुककर अपने पेटीकोट को घुटने से पकड़कर थोड़ा ऊपर करते हैं। फिर काव्यांश को देख स्माइल करती है और खड़ी हो जाती है और काव्यांश के थोड़ा पास जाती है। काव्यांश बेड के साइड खड़ा था और ध्रुति की हरकतों को देख रहा था। ध्रुति काव्यांश के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी कमर को टेढ़ा करके आगे गाते हुए हिलाने लगती है। काव्यांश के चेहरे पर अपना हाथ फिराती है। काव्यांश ध्रुति के कमर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके पेट को चूमने लगता है। ध्रुति काव्यांश से दूर होती है और बेड से उतरकर सोफे पर चढ़ जाती है और सोफे के ऊपर बैठ जाती है और दोनों हाथ साइड में रखकर पीछे की ओर झुककर अपने सीने को 2 बार हिलाती है। फिर वहां से उठकर काव्यांश के पास जाते हैं। काव्यांश ध्रुति को देख रहा था। उसने अपने टी शर्ट को निकाल देता है। ध्रुति उसके पास जाकर काव्यांश को बेड पर धक्का देती है और उसके ऊपर झुककर उसके माथे पर किस करती है, जिससे काव्यांश की आंखें बंद हो जाती है। ध्रुति काव्यांश के सीने से लेकर पेट तक उसे चूमने लगती है। फिर काव्यांश को देख एक डेविल स्माइल करती है। फिर उसके ऊपर से हट जाती है तो काव्यांश अपनी आंखें खोलकर ध्रुति को देख रहा था। अब तक काव्यांश पसीने से भीग गया था। ध्रुति फिर भी डांस करते हुए काव्यांश के पास आते हैं और काव्यांश के लोअर को कमर की जगह पर पकड़ लेती है और उसके सीने पर एक हाथ से सहलाने लगती है। काव्यांश ध्रुति के कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसके आंखों में देखता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और अपने पेशेंट के साथ किस करने लगता है और एक हाथ से ध्रुति के ब्लाउज की डोरियां खोल देता है। ध्रुति की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। काव्यांश ध्रुति के होठों को छोड़ देता है और उसे घुमाकर उसके पीठ पर चूमने लगता है। ध्रुति काव्यांश से दूर होती है और अपने ब्लाउज को पकड़कर बेड पर जाती है और काव्यांश को देख अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसे बोलते हैं, गुड नाइट हुकुम सा, अब आप सो जाइए, हम सो रहे हैं। काव्यांश घूर कर ध्रुति को देखता है और अपनी लोअर उतारकर ध्रुति के पास जाता है और ध्रुति को पीट करके सो जाता है। ध्रुति जब देखती है काव्यांश सो रहा है तो वो ब्लैंकेट को थोड़ा सा हटा देती है। तभी काव्यांश उसके हाथ से ब्लैंकेट खींच देता है और उसके ऊपर आकर बोलता है, हमारे अंदर की आग को हवा देकर आप सो रही हैं हुक्मरानी साहब। फिर उसके कान में अपनी सिडेक्टिव वॉइस में बोलता है, ये तो गलत बात है हुक्मरानी साहब। फिर उसके ब्लाउज को निकाल देता है और उसके सीने से लेकर पेट तक किस करने लगता है। ध्रुति उसे रोकते हुए कहती है, नहीं हुकुम साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। काव्यांश उसकी बात को इग्नोर कर देता है और अपने कपड़े को उतार देता है। फिर ध्रुति को देख उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और ध्रुति के अंदर एंटर करता है, जिससे ध्रुति की चीख उसके मुंह में ही दब जाती है और वो काव्यांश के बालों को कसकर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद काव्यांश उसके होठों से अपने होठ हटा देता है तो ध्रुति मौन करते हुए हाँफते हुए बोलती है, आप बहुत बहुत बुरे हैं हुकुम साहब। काव्यांश उसके माथे पर किस करके बोलता है, आग भी तो आपने लगाई थी हुक्मरानी साहब, अगर आप ऐसा करेंगी तो हम अपने आप को कैसे रोके। फिर ध्रुति के आंखों में देख बोलता है, वैसे ही आपके पास होने पर हम क्यों कंट्रोल करें खुद को। ध्रुति उसे गुस्से में देखती है और बोलती है, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। काव्यांश उसे कोई जवाब नहीं देता। ध्रुति उसके आंखों में देखती है तो उसके आंखों में से फिर से आंसू की एक लकीर खींच जाती है, जिसे देख काव्यांश रुक जाता है और ध्रुति को देखने लगता है। फिर उसे देख बोलता है, सॉरी, हमें नहीं पता था आपको हमारा प्यार करना इतना बुरा लगता है। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और उसके ऊपर से उठने लगता है। ध्रुति उसकी बात सुन उसके सीने पर एक मुक्का मार के बोलती है, हमने कब ऐसा कहा हुकुम सा कि आपका प्यार करना हमें अच्छा नहीं लगता। फिर अपनी आंखें पोंछकर बोलती है, हमने आपको बहुत मिस किया, इसलिए अब रोना आ रहा है। काव्यांश उसे देख बोलता है, ये सब अभी करना जरूरी है हुक्मरानी साहब। ध्रुति उसे ना में जवाब देती है तो काव्यांश उसके होठों पर होठ रख देता है और लगभग 2 घंटे बाद
काव्यांश ध्रुति के ऊपर से हट जाता है और उसके बाजू में लेट जाता है, तो ध्रुति उसके सीने पर अपना सर रख देती है। काव्यांश ध्रुति के बालों पर किस करता है और उसके बाहों में भरकर दोनों सो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आप इससे भी ज़्यादा वाइल्ड रोमांस देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू। बाय।